सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया। यूपी में यादव परिवार से 3 प्रत्याशी, मुलायम की सीट मैनपुरी से डिंपल लड़ेंगी। बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, कल से संसद आएंगे। बीजेपी बोली इंडी गठबंधन का ब्रेन डेड। तेजस्वी को ईडी ने 8 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ा। पटना ईडी दफ्तर से निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया। 12 अफसरों ने पूछे 60 सवाल। पूर्व विदेश मंत्री नवजोत, आपको बता दें, जसवंत सिंह की बहू के एक्सीडेंट में मौत। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार हादसा, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और बेटा घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 3 जवान शहीद। बीजापुर में 14 जवान घायल। 2021 में यहां 23 जवान शहीद हुए थे। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप बनाएंगे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी। सबसे हाईएस्ट बिड लगाकर पाई फिल्म सिटी परियोजना। तीसरे नंबर पर है अक्षय कुमार। 10,000 करोड़ का है प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। सपा ने अपनी पहली सूची में 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में सियासी उठापटक के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बात करें धर्मेंद्र यादव की, तो बदायूं सीट से चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। इस तरह से पहली लिस्ट में प्रदेश की सियासत में बेहद अहम माने जाने वाले यादव परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। संभल लोकसभा सीट से बुजुर्ग नेता शफीकुर रहमान बर्क को मैदान में उतारा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से काजल निषाद को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि पड़ोसी सीट बस्ती से रामप्रसाद चौधरी साइकिल की सवारी करेंगे। अंबेडकर नगर संसदीय सीट से लालजी वर्मा को सपा ने टिकट दिया है। फैजाबाद सीट से सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद चुनौती पेश करेंगे। वहीं अगर बात करें बांदा लोकसभा सीट की, तो शिवशंकर सिंह पटेल को सपा ने मौका दिया है। राजधानी लखनऊ से सपा ने रविदास मेहरोत्रा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। उन्नाव सीट की अगर हम बात करें, तो श्रीमती अनु टंडन सपा की चुनौती को पेश करेंगी। खीरी सीट से उत्कर्ष वर्मा, एटा से देवेश चाक्य, धरोहरा सीट से आनंद भदौरिया और अकबरपुर सीट से राजा रामपाल को सपा ने लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव की इस पहल को लोकसभा का बड़ा दांव माना जा रहा है। सपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, उन सभी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सपा मौका दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में अखिलेश यादव की ये ट्रिक लोकसभा चुनाव में काम करती है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है। राष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद को मनोनीत किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति को मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है। संधू जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे। तो दिल्ली से अहम खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा सांसद को मनोनीत किया है। राष्ट्रपति कोटे से इनका मनोनयन हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। तो सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया है। संधू जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति कोटे से ये मनोनयन हुआ है। राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति को राज्यसभा सांसद नियुक्त किया है, मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति कोटे से ये मनोनयन हुआ है। संधू जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। जहां एक तरफ रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आज पूरे हरियाणा में भाजपा ने लोकसभा
कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। इन कार्यालयों में जिला स्तर पर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा में सभी लोकसभा चुनाव का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं कुरुक्षेत्र में इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि इस बार हरियाणा में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा में भाजपा 10 की 10 सीटों पर विजय हासिल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा। दस की 10 लोकसभा की सीटें फिर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार वो बनने जा रही है। एमपी साहब, आज पहला ही जो चंडीगढ़ का चुनाव था महापौर का, पहली विकेट उठ गई है गठबंधन। देखिए, मैं आज हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय जी सुबह मिले थे, वहाँ के वरिष्ठ नेता भी चंडीगढ़ में मिले थे, चुनाव के अंदर जा रहे थे और अभी वहाँ से शुभ संदेश आया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की पद के ऊपर वो जीत चुके हैं, कब्जा कर लिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दिखाई दे गया साफ महागठबंधन क्या है हरियाणा चंडीगढ़? देखिए, क्योंकि महागठबंधन तो पहले भी उसकी हवा निकल चुकी थी और अब तो क्योंकि एक कहावत है, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। अभी तो और इलेक्शन की जब डेट जारी होगी तो महागठबंधन इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा। सब अब रुक करते हैं अगली खबर का। एम्स संघर्ष समिति ने आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय पहुंचकर जिला राजस्व अधिकारी की मार्फत समिति के प्रधान ज्योताज सिंह की अगुवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा और मांग की कि रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स का शिलान्यास 10 फरवरी तक किया जाए, अन्यथा 11 फरवरी को धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। हमारा ज्ञापन है कि वर्क ऑर्डर अलॉट दे दिया गया है, कंपनी को टेंडर हो गया है और इसके बावजूद भी हमें एम्स के शिलान्यास कब होगा या निर्माण कार्य कब शुरू होगा उसके बारे में सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है। एक दिन 15 तारीख को भूमि पूजन का जिक्र आया था, कंपनी को आना था और किन्हीं कारण से उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो हमें कोई जानकारी नहीं हमारी एम्स का निर्माण और शिलान्यास कब शुरू होगा। उसके लिए हम पिछले 118 दिन से हम 2 अक्टूबर से धरने पे बैठे हैं। हमने अनशन भी शुरू किया था तो सरकार का प्रतिनिधि हमारे पास पहुंच गया कि आप अनशन मत करो, जल्दी आपका काम हो जाएगा। परंतु उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तब हमारे पास एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि हम 10 तारीख से यदि सरकार ने उस समय तक हमारी एम्स का शिलान्यास नहीं किया या निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या हमें 2-4 दिन में आगे कोई मुकम्मल तारीख नहीं दी गई प्रधानमंत्री जी सरकारी आधिकारिक तौर पे कि आपका शिलान्यास तब हो जाएगा, नहीं हम 10 तारीख से कर्मिक अनशन पे बैठ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनता को गलत गुमराह कर रहे हैं। मानना हमने 2014 में इन्होंने घोषणा करवाई थी, ये सच है, हम स्वीकार कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बावड़ में पहली बार रैली में आए, ये सच है, इन्होंने घोषणा करवाई थी। पर 2018 तक ये अपनी चुप्पी साथ दे बैठे रहे। ये भी जनता के बीच में बताएं हमने 3 साल में क्या किया। एक पत्रकार बंधु ने जब मसाणी बैराज पर सीएम साहब आए तो उन्होंने पूछा भाई माजरा एम्स नमनेठी एम्स का क्या ढंग है, तो उन्होंने कहा, मैं तो अति उत्साह में कहा था, तो उसको जनता के बीच में जाकर बताएं भाई हमने मुख्यमंत्री ने मना करी। जब हमने मुख्यमंत्री से ये बात करी उसमें हमारे विधायक भी है, हमारे एमपी भी हैं, जो 12 विधायक थे उन्होंने तो कोई सवाल जवाब नहीं किया था। तो थारी सोच तो उठे खत्म है ली थी, आपकी जो सोच थी वह उठे खत्म है ली। जनता ने संघर्ष किया, हम सांसद के पास गए थे, एक बस भर के
राव इंद्रजीत के पास। उन्होंने कहा भाई तुमने कि रोड़ो घालो से उनसी बूझ का हम धरना पे बैठा। 127 दिन हम धरना पे बैठे रहा और धरना पे बैठने के बाद हमारे सिर बूझ गई। राव इंद्रजीत ने कहा कि 23 सितंबर को शिलान्यास होगा। फिर राव इंद्रजीत ने कहा कि 16 नवंबर को शिलान्यास होगा और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी तक शिलान्यास हो जाएगा। पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट बता दी जाएगी, जनवरी महीने में ही शिलान्यास कर दिया जाएगा। हम तमाम जनप्रतिनिधियों से इनसे मिल चुके हैं और डॉक्टर बनवारी लाल जो कैबिनेट मंत्री 1 साल से शिलान्यास कर रहे हैं, हर रोज़ उनका बयान आ जाता है, परंतु ये जनता को उल्लू बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इनकी डुक्कम डुक्का आपस में सरे लेने की लगी हुई है और एम्स का इनको कोई ध्यान नहीं है। जनता इस कड़कड़ाती सर्दी में 121 दिन से यहाँ बैठी हुई है, 127 दिन पहले बैठ लिया जनता ने। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला में पिछले कुछ दिनों से हो रही लूट की वारदातों को पुलिस ने सुलझा लिया है। अंबाला CIA 1 ने इस मामले में कामयाबी हासिल करते हुए बाप बेटे को गिरफ्तार किया। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही 7 वारदातों को अंजाम दिया है और पुलिस की नाक में दम कर दिया था इन दोनों ने। बताया जा रहा है कि रमेश उर्फ काला उर्फ मोटा अपने बेटे प्रिंस के साथ मिलकर अंबाला में लगातार चाकू व कट्टी की नोक पर लूट कर रहा था। ये दोनों बाप बेटे नशे के आदी हैं और उसी की पूर्ति के लिए लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। SP अंबाला जसनदीप रंधावा ने बताया कि रमेश पर पहले ही कई वारदातों के मामले चल रहे हैं। इन दोनों के पकड़े जाने से कई और वारदातें सुलझने की उम्मीद है। पुलिस द्वारा डिटेल्ड से जांच की जा रही है। हमारे जिले अंबाला के अंदर काफ़ी लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाएं एक ही पैटर्न के ऊपर एक गैंग अंजाम दे रहा था। इसमें हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले सोंटा कॉलोनी के पास वहाँ से एक वारदात को अंजाम दिया गया, ठेके के ऊपर वारदात को अंजाम दिया गया था सदर के एरिया के अंदर। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही पंजोखड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर डिफेंस कॉलोनी से कुछ जेवरात एक सुनियारे की दुकान से और कुछ कैश वहाँ से लूटपाट की गई थी। इसके ऊपर हमारी जो क्राइम टीम थी CIA 1 के पास एक मुखबिरी प्राप्त हुई, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्होंने इस गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इसमें जो 2 मेन आरोपी हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, रमेश कुमार उर्फ काला उर्फ मोटा, और इसमें इसके साथ ही है प्रिंस जो कि शाहपुर के ये दोनों रहने वाले हैं और रिश्ते के अंदर ये बाप बेटा हैं। इसमें जो हमारी मुख्य वारदातें इसके अंदर खुली हैं इस प्रकार से हैं। अभी हाल ही में 28 जनवरी को सबसे लेटेस्ट इन दोनों ने ही एक ब्लैक पल्सर ब्लैक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हुए डिफेंस कॉलोनी के अंदर श्री राम ज्वेलर्स जो कि सुनियार की दुकान है, वहाँ से चाकू की नोक पे लगभग 9,000 रुपये और चांदी व एक मोबाइल छीना था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भ्रूण लिंग जांच के नाम पर सातिर ठगी के नए नए तरीके निकाल लेते हैं। अंबाला में ऐसे ही एक नए गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो गर्भवती महिलाओं को लड़के और लड़की की जांच का झांसा देकर हजारों रुपए ठगता था। इस गिरोह का भंडाफोड़ अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छावनी में एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर दबिश देकर पकड़े दलाल और उसके साथी से किया है। पकड़े गए आरोपियों में मनोज अंबाला सिटी नागरिक अस्पताल का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकला और दूसरा दलाल कुमार पहले आपको बता दें सिटी के नागरिक अस्पताल में काम कर चुका है। अंबाला कैंट सदर थाना SI अनिल कुमार ने बताया कि अंबाला सिविल सर्टेन कार्यालय से डिप्टी CMO डॉक्टर बलविंदर कौर ने अपनी टीम के साथ अंबाला कैंट स्थित नूपुर अल्ट्रासाउंड सेंटर में भ्रूण लिंग जांच को लेकर रेड की थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, इसमें सिविल सर्जन कार्यालय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अंबाला के वो भ्रूण लिंग जांच के नाम पे लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं और शायद करवा भी रहे हैं। तो इस जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इसी के एवज में उस
जो एजेंट था उसने हमारी डिकॉय प्रेग्नेंट लेडी को कल दिनांक 29 को सुबह 11 बजे आर्य चौक पे आने के लिए कहा था। 11 बजे उसने 45,000 रुपये उसने 45,000 रुपये में उसके साथ डील करी थी, जिसमें से उसने 10,000 एडवांस 3-4 दिन पहले ही ले लिया था। तो कल जब 11 बजे वो हमारी डिकॉय प्रेग्नेंट लेडी हमारी इन्फॉर्मर के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो ये जो एजेंट हैं इनको MM हॉस्पिटल में ले जाके इनकी रेफर स्लिप बनवा के और इनको कैंट नुपुर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे ले जाते हैं, जहाँ पे इसका लेडीज़ का लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला व आसपास के इलाकों के लिए सिरदर्द बने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का अंबाला CIA-1 ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़े गए गिरोह के 5 सदस्यों में से 4 सदस्य नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं मुख्य सरगना अजीत उर्फ जीतू को रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें, SP अंबाला जगनदीप रंधावा ने बताया कि अंबाला के आसपास के जिलों में जाकर मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करते थे। पुलिस ने इनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। गिरोह के सरगना से पूछताछ की जा रही है, उससे और भी चोरी की वारदात सुलझने की उम्मीद है। मोटर व्हीकल की काफ़ी थेफ्ट बढ़ रखी थी और उसके ऊपर हमारी जो स्पेशल क्राइम टीम्स हैं वो। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं JJP के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सभरवाल ने एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए कहा कि हर चुनाव में समय और स्थिति अलग होती है, इसलिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नववर्ष के दिन भी उनकी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात, राजनीतिक चर्चा हुई थी। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में ही होगा। श्याम सुंदर सभरवाल बीती शाम बावल विधानसभा के गांव सुलखा में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सभरवाल ने फीता काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। दो 2024 में इस वर्ष में चुनाव और इस क्षेत्र की जनता, बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता का अथाह प्यार, प्रेम और सहयोग मुझे दोनों चुनाव में मिला है और उन्हीं की सोच है, उनकी भावना है कि बावल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा के अंदर श्याम सुंदर सभरवाल करे। श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से विधायक हो और उनकी भावना के साथ ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और पिछले 20 दिन से हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखे हुए। इनके अलावा कहीं लोगों के दुख सुख में हैं, कहीं शादी समारोह में हैं और इस तरह के जो आयोजन हैं उनमें भी हम शिरकत करते रहते हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, और MMM इंटरप्राइजेस 11 फरवरी को ग्लैमर फेस्ट 2024 का आयोजन कर रहा है, जिसमें मिस्टर, मिस और मिसेज प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया के साथ ही जूनियर मिस्टर और मिस प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया चुने जाएंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, विजयी होने वाले प्रतिभागियों को स्थानीय मॉडलिंग से जुड़े अवसर प्रदान करने के लिए मुंबई की मॉडलिंग एजेंसी को भी विजेताओं के प्रोफाइल भेजे जाएंगे। कलाकार जुड़ने वाले अनुरोध है जबलपुर की जनता से कि प्लीज़ इस शो का हिस्सा बनिए और इस शो को बहुत 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 आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। आप ये किसी को दे दो। हाँ, आप इसमें क्या करना वीडियो कुछ नहीं, कोई पूछ रहा, आप लोग कॉन्सेंट्रेट वो करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा लगना चाहिए। चलिए। यहाँ सामने भी कुछ प्रेस नोट रखा था आपने। चलिए।
हम लोग को वही पकड़ने नहीं है ना। नहीं अब रुक करते हैं अगली खबर का। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में आने वाले ग्राम कुटेना में चल रहे अवैध रेत घाट में सरकारी कर्मचारियों के रेत माफियाओं की दबंगई सामने आई है। कल रात कुटेना में चल रहे अवैध रेत घाट में कार्रवाई करने गए खनिज निरीक्षक समेत खनिज विभाग के स्टाफ के साथ रेत माफियाओं ने जमकर मारपीट की। वहीं खनिज विभाग के द्वारा किराए की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया गया। इस दौरान जैसे तैसे आपको बता दें खनिज विभाग के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं रेत माफियाओं के द्वारा रात भर अधिकारी कर्मचारियों को मारने के लिए ढूंढते रहे। पूरा मामला पांडुका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की पुष्टि जिले के खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने की है। वहीं पांडुका थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिकारियों के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्लेन में चढ़ते ही भारतीय क्रिकेटर की तबीयत बिगड़ी है। मयंक अग्रवाल की तबीयत बिगड़ी है। आनन फानन में अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। आपको बता दें आईसीयू में मयंक अग्रवाल का इलाज चल रहा है। अगरतला के एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। 32 वर्षीय खिलाड़ी अब खतरे से बाहर है। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में कप्तानी कर रहे हैं मयंक अग्रवाल। प्लेन से सूरत जा रहे थे मयंक अग्रवाल। तो अगरतला के एक अस्पताल में मयंक अग्रवाल को भर्ती कराया गया है। युवा खिलाड़ी है मयंक अग्रवाल। 32 वर्षीय खिलाड़ी मयंक अग्रवाल अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में बतौर कप्तान के तौर पर खेल रहे हैं मयंक अग्रवाल। प्लेन से सूरत जा रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। प्लेन में चढ़ते ही भारतीय क्रिकेटर की तबीयत बिगड़ी। तो मयंक अग्रवाल की तबीयत बिगड़ी। इस दौरान उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया क्रिकेटर मयंक अग्रवाल को। आईसीयू में मयंक अग्रवाल का इलाज चल रहा है। फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उनकी तबीयत में सुधार हुआ है और अब उन खतरे से बाहर बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। सुल्तानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। आपको बता दें इस दौरान बाइक सवार की मौत हुई है। थाना गोसाईगंज अंतर्गत ये हादसा हुआ है। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। फोन पर बात करने के दौरान अनियंत्रित हुई थी बाइक। इस दौरान यह हादसा सामने आया है। तो प्रयागराज से अहम खबर, फोन पर बात करने के दौरान अनियंत्रित हुई थी बाइक। ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। सुल्तानपुर से यह अहम खबर सामने आ रही है। थाना गोसाईगंज अंतर्गत यह हादसा हुआ है। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोसाईगंज थाना अंतर्गत ये हादसा सामने आया। फोन पर बात करने के दौरान अनियंत्रित हुई थी बाइक। अनियंत्रित बाइक ट्रक से टकराई है और ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। तो थाना गोसाईगंज में यह हादसा हुआ है। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। फोन पर बात करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हुई और ट्रक के चपेट में आई। ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हुई है। थाना गोसाईगंज के अंतर्गत यह हादसा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली खबर है। अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में मां की मौत हुई है जबकि बेटा घायल हुआ है। बाजार से घर जाते समय यह हादसा हुआ है।
इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हुसैन नगर का ये पूरा मामला है। तो कन्नौज से अहम खबर, अज्ञात वाहन ने मां बेटे को कुचला। इस दौरान कन्नौज से यह अहम खबर, अज्ञात वाहन ने मां बेटे को कुचला है। इस दौरान एक की मौत जबकि एक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को राहत मिली है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में जमानत दी है। तो 2022 में जाजमऊ पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे इरफान सोलंकी। तो एक मामले में इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। ये इरफान सोलंकी के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर से यह अहम खबर, एसपी विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में इरफान सोलंकी को जमानत दी है। 2022 में जाजमऊ पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे इरफान सोलंकी। एक मामले में इरफान सोलंकी को राहत जरूर मिली है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को ये बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में उनको जमानत दी है। हालांकि इरफान सोलंकी अभी जेल में ही रहेंगे। एक मामले में उनको जमानत दी गई है। 2022 में जाजमऊ पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे इरफान सोलंकी। तो कानपुर से यह अहम खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज की जेल में बंद है। एमपी एमएलए कोर्ट ने एक रंगदारी के मामले में उनको आज जमानत दी है। 2022 में जाजमऊ पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। कानपुर के जाजमऊ में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। एक मामले में इरफान सोलंकी को राहत जरूर मिली है, लेकिन इरफान सोलंकी फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। महाराजगंज की जेल में बंद हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी के मामले में इरफान सोलंकी को जमानत दी है। 2022 में जाजमऊ पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था, मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी को राहत मिली है, लेकिन इरफान सोलंकी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अन्य मामले भी है जिसके तहत वो जेल में बंद है। महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर, संजय सिंह होंगे पीलीभीत के नए डीएम। संजय सिंह ने लिया है पीलीभीत डीएम का चार्ज। आपको बता दें, डीएम रहे जोगिंदर सिंह को रामपुर जनपद भेजा गया है। आईएएस जोगिंदर सिंह अब रामपुर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। संजय सिंह ने पीलीभीत का डीएम का चार्ज लिया है, वो पीलीभीत के नए डीएम बनाए गए हैं। मौजूदा डीएम रहे जोगिंदर सिंह रामपुर भेजे गए हैं, रामपुर जनपद के डीएम बनाए गए हैं। आईएएस जोगिंदर सिंह अब रामपुर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। तो पीलीभीत से अहम खबर, संजय सिंह पीलीभीत के नए डीएम बनाए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज से अगली खबर, 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण का अब खुलासा हुआ है। डॉक्टर सहित उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कर्जा उतारने को लेकर डॉक्टर ने अपहरण किया था। डॉक्टर अकराबाद में ही चलाता है डेंटल क्लिनिक। 25 जनवरी की शाम को बच्चा गायब हुआ था। आपको बता दें, भट्टा मालिक ने दी थी मजदूर के बच्चे की सूचना। पुलिस ने भट्टे के समीप से बच्चे को बरामद किया है। पच्चीस जनवरी की शाम को बच्चा गायब हुआ था।
देखिए, कासगंज पुलिस को एक सूचना दिनांक 25/1/2024 को मिली कि थाना ढोलना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्चे को बहला फुसला के 2 लोग जो कि बाइक पर आए थे, जिसमें से एक पुरुष था और एक महिला थी, वो उसको लेकर गए हैं। इन्होंने जिस भट्टे पर बच्चे का परिवार था वहाँ पर काफ़ी देर टाइम भी स्पेंड किया, अन्य बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद बहुत ही शातिराना तरीके से ये बच्चे को वहाँ से लेकर चले गए। लगातार हमारी टीम्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें बच्चे की फ़ोटो प्रसारित करी और इसी तरीके से एक ग्रुप पर सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बच्चे की फ्लैश हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने हमें गोपनीय रूप से सूचना दी कि इस तरीके से एक बच्चा जो है वो अकराबाद में देखा गया है। जैसे ही वो देखा गया हम लोगों ने अपनी तहकीकात शुरू करी, बच्चे को सकुशल बरामद किया और उसके बाद जो बयान भट्टे पर लिए गए थे, जिन लोगों से इन लोगों ने बातचीत करी थी जब ये रुके थे दोनों मुलजिम, तब इन्होंने एक नाम लिया जिसमें एक अंजलि नाम की महिला का कॉन्वर्सेशन में नाम आया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, भाजपा ने किया है केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। आपको बता दें, हवन पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन किया है। भाजपा सांसद बोले हैं कि पूरे प्रदेश में इसका शुभारंभ हो रहा है। 2024 में 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर, हवन पूजन कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। भाजपा सांसद बोले कि हम पूरे प्रदेश में इसका शुभारंभ कर रहे हैं चुनाव कार्यालयों की। 2024 में 400 के लक्ष्य को पूरा करने में पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो फर्रुखाबाद से यह अहम खबर, भाजपा ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। हवन पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। भाजपा सांसद बोले पूरे प्रदेश में ऐसे उद्घाटन किए जा रहे हैं। तो कार्यालयों का उद्घाटन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। सांसद की तरफ से यह बताया गया। भाजपा ने केंद्रीय चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया है। फर्रुखाबाद में चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ। हवन पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमला हुआ है। नाराज प्रधान के गुर्गे ने पत्रकार का मोबाइल भी छीना है। गौशाला में मृत जानवरों को कवरेज करने गए थे पत्रकार। कनेलगंज के चौकी भंबुआ के गुरवलिया का यह पूरा मामला है। तो गोंडा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गौशाला में मृत जानवरों का कवरेज करने गए पत्रकारों को पर कार्रवाई हुई है। कनेलगंज के चौकी भंबुआ के गुरवलिया का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमला किया गया है। नाराज प्रधान के गुर्गे ने पत्रकार का मोबाइल भी छीना है और मारपीट भी की है। गौशाला में मृत जानवरों को कवरेज करने पत्रकार गए हुए थे। इस दौरान पत्रकारों पर हमला भी किया गया। करनेलगंज के चौकी भभुआ के गुरवलिया का यह मामला बताया जा रहा है। तो गोंडा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमला हुआ है। नाराज प्रधान के गुर्गे ने पत्रकार का मोबाइल भी छीना है और मारपीट भी की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, फुटपाथ पर मिला है नवजात का कटा सिर। मिशन कंपाउंड के खेल मैदान के पास ये सिर मिला है। खून से सने नवजात शिशु के सिर के आपको बता दें बड़े होने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। तो मिशन कंपाउंड के खेल मैदान के पास सिर कटा, आपको बता दें कटा हुआ सिर मिला है। खून से सने नवजात शिशु के शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। फर्रुखाबाद से अहम खबर, फुटपाथ पर मिला है नवजात का सिर कटा हुआ। मिशन कंपाउंड के खेल मैदान के पास नवजात का कटा हुआ सिर मिला है। खून से सने नवजात शिशु के सिर के पड़े होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर, फुटपाथ पर मिला है नवजात का कटा हुआ सिर। कौन सा मोहल्ला है दादा? बैंडीपुरा। अच्छा, मिशन कंपाउंड है। अच्छा, पुलिस आई थी, क्या मामला था ये?
अब हमें नहीं मालूम भाई क्या मामला था, बच्चा के सर कटा हुआ मिला, बात वही मामला था। अच्छा, तो कुछ लाए थे क्या कोई, तो कैसे पता चला कौन लेके आया? अब हमें तो कुत्ते खींच के लाए होंगे साहब। अच्छा, आसपास कुत्ते देखे हैं? कैमरे वगैरह गली में लगे हैं कोई नहीं? तो पुलिस वो बच्चे के सिर को ले गई, कब्जे में ले गए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुर से अगली खबर, सिपाही संग मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा सिपाही प्रदीप सोलंकी एसओजी में तैनात है। आपको बता दें, सिपाही प्रदीप सोलंकी दबंगों ने सिपाही की सरकारी पिस्टल भी छीनी है। घटना के पास खड़े देखते रहे दूसरे सिपाही। सीओ संतोष कुमार घटना की जांच में जुटे हुए हैं। तो घटना की जांच में जुटे हुए हैं। सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। घटना के बाद घटना के पास ही खड़े दूसरे सिपाही देखते रहे, लेकिन इस सिपाही के साथ ऐसा व्यवहार होता रहा। उन्होंने दूसरे सिपाही ऐसे खड़े देखते रहे। सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। तो मैनपुर में सिपाही संग मारपीट का वीडियो सामने आया है। मौके पर अन्य सिपाही भी नजदीक मौजूद रहे, लेकिन सिपाही को बचाने का प्रयास नहीं किया। इस दौरान दबंगों ने सिपाही की पिस्टल भी छीनी है। एसओजी में तैनात है सिपाही प्रदीप सोलंकी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अगली खबर है। मामूली विवाद में दबंगों ने दलित को पीटा है। 6 दिन बाद भी नहीं हुई है थाने में सुनवाई। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है पीड़ित परिवार। कलेक्ट्रेट सभागार में धरने पर बैठा है पीड़ित परिवार। न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी भी दी गई है। थाना उमरी बेकमगंज में चौकीदार है पीड़ित। उमरी आपका हत्या करेंगे बहुत पीड़ित कर चुके हैं, और दरोगा जी का और जिला गोंडा के अधिकारियों का बताएंगे कि इनके जाति में करा रहा हूँ। चोर और बदमाश ये बता रहे हैं, हत्या ये करवा रहे हैं, चोरी ये करवा रहे हैं। सर मैं जो बता रहा हूँ वही करूँगा। तो मामले विवाद में दबंगों ने दलित को पीटा है। तो गोंडा से अहम खबर, मामले विवाद में दबंगों ने दलित को पीटा है। 6 दिन बाद भी नहीं हुई है थाने में सुनवाई। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है पीड़ित परिवार। कलेक्ट्रेट सभागार में धरने पर बैठा है पीड़ित परिवार। न्याय की गुहार लगा रहा है। अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। सपा ने 2 महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति की है। हाजी नवाब अंसारी बने हैं सहारनपुर अध्यक्ष। वहीं शब्बीर कुरैशी को गोरखपुर का अध्यक्ष बनाया गया है। सपा ने 2 महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। शब्बीर कुरैशी को गोरखपुर का नगर अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने 2 महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा ने 2 महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। हाजी नवाब अंसारी बने हैं सहारनपुर के नगर अध्यक्ष। इसके साथ ही शब्बीर कुरैशी को गोरखपुर का नगर अध्यक्ष बनाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। सपा ने 2 लोकसभा सीटों पर घोषित किए हैं प्रभारी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने ये प्रभारी घोषित किए हैं। मिर्जापुर के प्रभारी बने हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह। वहीं वाराणसी की जिम्मेदारी सपा ने 2 लोकसभा सीटों पर घोषित किए हैं प्रभारी।
सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ये नियुक्ति की है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल को वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है। सपा ने 2 लोकसभा सीटों पर आपको बता दें प्रभारी घोषित किए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ये नियुक्ति की है। तो लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई, 2 लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह पटेल जो पूर्व मंत्री हैं उनको वाराणसी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गाजीपुर से अगली खबर है। आपको बता दें मनोज राय की हत्या का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शैलेंद्र राय को जारी किया है जमानती वारंट। वादी शैलेंद्र राय मृतक मनोज राय के पिता हैं और अदालत में तलब न होने पर यह वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया है। कोर्ट में 13 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। मुख्तार समेत 4 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं। मनोज राय के पिता ने दर्ज कराया था हत्या का मामला। 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल चुका है। वहीं 2 आरोपी पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं। वर्ष 2001 में हुआ था ऊसरी चट्टी कांड, जिसमें मनोज राय की हत्या की गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी गांव का है, जहां रहने वाले श्रीनाथ और अशोक सगे भाई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जमीन विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में अशोक के बेटे की मौत हो गई है। मृतक के पिता ने मृतक के ताऊ और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजली पानी बदहाल सड़कों को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा किया। किसान यूनियन लीडर गीता कमल ने वार्ड 50 के लोगों के साथ मिलकर नगर निगम परिसर में जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वार्ड 50 के लोग बदहाली से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में बिजली के लिए एक भी खंभा नहीं है, ना ही पीने का पानी है। खुली सीवर लाइनें हैं और सड़कों के नाम पर खड़ंजे भी नदारद हैं। ही पूरे दाम में फेंके जाते। 2 फरवरी को 5 साल में दे गए थे और कह गए अधिकारी मुझसे कह रहे थे जाइए अध्यक्ष जी 1 महीने के अंदर तुमको पानी की हम प्रयास करेंगे, आपके खंभे लगवाएंगे, आपकी बिजली करवाएंगे। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम जैसे तैसे हमारी पब्लिक जैसे मर रही। कल एक हमारे यहाँ कुत्ता मर गया, बत्ती उतर आई, बांस टूट गया हमारे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गांधी की मूर्ति चौराहे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाली। आपको बता दें यहां से न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश की भाजपा के साथ जाने की मजबूरी है। बीजेपी अगर चुनाव के तरीके से लड़ रही हो तो बात है, लेकिन यहाँ एजेंसी चुनाव लड़ रही हैं। लालू जी और उनके परिवार को, बहन जी को परेशान किया जा रहा है, ममता जी को परेशान किया जा रहा है। गठबंधन मजबूत हो रहा है, इसलिए सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी में अगर हिम्मत है तो वह चुनाव अकेले लड़े, पता चल जाएगा चुनाव किसे कहते हैं। ये तो ईडी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी चुनाव लड़ते तो उनको पता चल जाता।
खबरों करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। जिलाध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा ने बताया कि महात्मा गांधी ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी को लेकर आज हम लोग यहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। महात्मा गांधी को हम लोग शत नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग एकत्र होकर महात्मा गांधी को नमन कर याद कर रहे हैं। इस दौरान भारी मात्रा में कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी महात्मा गांधी को याद किया और उनका माल्यार्पण किया। गांधी जी का शहादत दिवस के रूप में पूरा देश आज मनाता है। आज के दिन जो है महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसलिए संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए उनके विचार हमेशा हमारे बीच में जिंदा हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि यहां अफसरों ने सैकड़ों दुल्हनों की शादी बिना दूल्हे के ही करा दी। इस दौरान कई दुल्हनें खुद ही अपने गले में वरमाला डालती दिखाई दी। वहीं कई नाबालिग दूल्हे भी दूल्हे बने बैठे दिखाई दिए और अपने गले में वरमाला डालते भी दिखाई दिए। वरमाला पहनाने का वीडियो वायरल होने के बाद 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच भी कराई, जिसमें सामूहिक विवाह में अपात्र लोगों के शामिल होने की रिपोर्ट भी जांच भी सामने आई। इस पर सीडीओ ने कार्रवाई कर रिकवरी की बात कही है। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ अनियमितता कुछ कर्मचारी अधिकारियों द्वारा की गई है। इस प्रकरण का संज्ञान में आते ही तत्काल टीम गठित करके इसकी जांच कराई जा रही है और 48 घंटे के अंदर आख्या मांगी गई है और इसमें जो भी दोषी होगा बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 26 जनवरी को ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था। इसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पे हुई। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और ये आरोपित किया गया कि इसमें कई विवाहित जोड़े थे या फिर कुछ और इश्यूज थे, तो उसके चक्कर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल उस खबर का संज्ञान लेकर हमने 3 मेंबर की कमेटी एक नामित करी और अगले ही दिन वो कमेटी घर घर जाके उसका सत्यापन करने लगी। उन्होंने कल रिपोर्ट भी एक सबमिट करी है, मैं जितना उन्होंने सत्यापन किया है कल के दिन में। आज फिर हमने उसकी जांच की गति बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तरीय करीबन 20 अधिकारियों को प्रति 100% जितने भी आवेदक थे उनका स्थलीय सत्यापन करके घर घर जाके सत्यापन करने के लिए आदेशित किया है। आज शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।